हमारे देश की जो प्राचीन गौरवशाली विज्ञान परंपराएं रही हैं, उनको लोगों ने ऐसा बना दिया था ये वेस्टर्न के प्रभाव में आके, जैसे उसके बारे में बात करने में भी डर लगता था। मार्क्स ने एक बार कह दिया कि धर्म अफीम की गोली होती है, तो एक हेय दृष्टि पैदा की गई हमारे पूरे उस मान्यताओं के बारे में। और भाई साहब, वामपंथी कभी नहीं चाहते थे कि हम धार्मिक हों, हम एक हों। हमारी आत्मा धर्म और अध्यात्म था, हमने उसी को त्याग कर दिया केवल मार्क्स के कहने से। मार्क्स हमारे पुरखे नहीं थे। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये जब किसी चीज में सील लगा देते हैं, भाई ठप्पा मार दिया, ये यूएस का है, तो उसकी इज्जत हो जाती है। तो ये सब का एक प्लानिंग के तहत किया गया। पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन सब के आने के कारण से अंततः ये हुआ कि मतलब ये दोनों तरफ से हुआ है। पश्चिमी देशों ने जो किया वो गलत नहीं थे, वो तो चाहते थे हम वैसे ही रहे, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने और गलत किया। सूर्य कोटि समप्रभ, संस्कृत में बोले वो ओपेनहेमर कह रहे हैं, जो परमाणु जनक, दुनिया के सबसे बड़े और पहला परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति है, और 1945 में वो महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग कहेंगे नासा ने तो ये बोला है, इसरो ने जो बोला है उस पर उनको भरोसा नहीं होगा कि हमारे उपग्रह कितने अच्छे हैं कि अमेरिका के नासा के डायरेक्टर अपने कमरे में भी वो फोटो टांग करके रखते हैं जो भारत के उपग्रह ने खींचे, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकले। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी पौराणिक गौरवशाली वैज्ञानिक परंपराओं के बारे में। वो परंपराएं जिनमें गर्व करना चाहिए और हमने उन पे कई बार शर्म की है। वो परंपराएं जिनको हम शायद जानते ही नहीं थे या हमें बताया ही नहीं गया। वो परंपराएं जिन पे हमें हमेशा प्राउड होना चाहिए था, लेकिन हमें प्राउड नहीं हुआ। उसकी वजह दो थी, एक तो हमें बताया नहीं गया और दूसरा हमसे छिपाया गया। डिटेल में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी परंपराएं थी, क्या क्या होता था पहले, जो आज वेस्टर्न मतलब बड़े बड़े कंट्री, रूस, जापान, यूएस सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हम हजारों साल पहले करते थे वो आज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जानने की जरूरत है कि पहले कितने हजार साल पहले हमारे देश में पुरखों ने ये किया था। बहुत डिटेल में आप जानेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं विकास दवे जी भाई साहब, जो कि निदेशक हैं साहित्य अकादमी भोपाल की और एक प्रखर वक्ता है। उनसे आप डिटेल में समझेंगे कि किस तरह हमारी गौरवशाली विज्ञान परंपरा रही है, जिस पे गर्व करना चाहिए। डिटेल में देखिए इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आज आपने समय निकाला और आज जो हम विषय आपके साथ बात करने वाले हैं जी, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है आज के पॉडकास्ट में, कि हमारे देश की जो गौरवशाली प्राचीन विज्ञान परंपरा रही है उसके बारे में आज जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और उस विषय पे बात करने के लिए आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता था। नमस्कार। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि इस विषय की आवश्यकता तो समाज के लिए इस समय बहुत है, और विशेष करके अभी जो नई पीढ़ी है हमारे देश की, भारतीय भावी नागरिक जो है, उन लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। ये तो आप हम सब सोचते हैं, लेकिन इन विषयों पर प्रामाणिकता से तथ्यों के साथ बातचीत करने में हम लोग कई बार अपने आप को अक्षम पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने ये जो विषय का चयन किया है, इस विषय पर बात करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आज, और निश्चित ही आज की हमारी ये चर्चा बड़ी स्मरणीय बनेगी। तो इसमें हुआ है भाई साहब कि जो हम देखते हैं हमारे देश की जो प्राचीन गौरवशाली विज्ञान परंपराएं रही हैं, उनको लोगों ने ऐसा बना दिया था ये वेस्टर्न के प्रभाव में आके, जैसे उसके बारे में बात करने में भी डर लगता था। अपने आप को छोटा मानते थे लोग हमारी परंपराओं को लेके, या एक ऐसा मिथ बना दिया गया था। उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारा बॉलीवुड का भी रोल है कि उसका मजाक उड़ाया गया हमारी परंपराओं का। और उसके बाद पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अब इन जो हमारे देश की गौरवशाली विज्ञान परंपरा रही है, अब वो निकल के आ रही है, और अब उसको पूरी दुनिया जो है पहले भी एक्सेप्ट करी थी, हम उसको देख पा रहे हैं। तो इसको आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं कि जब ये पिछले हम जब देख रहे थे कि इसको एक दबा के रखा गया था, दूसरा इसको ऐसे बनाया गया था कि जो इन परंपराओं को फॉलो करता है वो छोटा है, वो अनपढ़ है, वो मतलब अलग अलग तरह का जीवन जी रहा है, और वो उसको बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता था। वास्तव में आपने इस पहले ही प्रश्न में उसकी पूरी पूर्व पीठिका एक प्रकार से तैयार कर दी। मुझे बोलने में ज़्यादा सुविधा हो जाएगी इसके कारण से। मैं कई बार ऐसा कहता भी हूँ कि कोई बहुत अच्छा संवाद जब मैं सुनता हूँ तो मैं 100% इस बात का हामी हूँ, सहमत रहता हूँ कि प्रश्नकर्ता यदि अच्छे होते हैं तो उत्तर अपने आप अच्छे निकल ही आते हैं। ये एक बड़ी कला होती है। तो स्वाभाविक रूप से आपने जो इसकी पृष्ठभूमि बताई इस पूरे विषय की,
सामान्यतः ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पर हमारा जो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय है, भारतीय वाङ्मय है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा हम एक शब्द में जिसको कहते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में सामान्यतः सभी प्रकार के विषय एक साथ समाहित होते आए थे। बाद के युग में हमने देखा कि पश्चिम जगत ने इसको अलग अलग, मानविकी का क्षेत्र उन्होंने अलग कर दिया, ह्यूमैनिटीज जिसको हम कहते हैं, फिर वाणिज्य का क्षेत्र उन्होंने अलग किया, कला का क्षेत्र अलग बनाया, फिर विज्ञान का क्षेत्र अलग बनाया। तो ये विषयों का विभाजन तो दरअसल पाश्चात्य जगत ने किया था, हमने नहीं किया था। हमारे यहाँ पर तो जो ज्ञाता होता था, ज्ञानी होता था, ऋषि परंपरा का व्यक्ति होता था, वो अपने आप में चलता फिरता विश्वविद्यालय होता था। और इसलिए हम जब प्राचीन विज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुश्रुत की बात करेंगे, चरक की बात करेंगे, भास्कराचार्य की बात करेंगे, आर्यभट्ट की बात करेंगे तो विज्ञान की बात होगी। आप जब चाणक्य की बात करेंगे तब भी विज्ञान उसमें आता है। अर्थशास्त्र भी दरअसल एक प्रकार का विज्ञान है, एक समाज को चलाने का विज्ञान है। आप कल्पना करके देखिए कि आज यदि हम इनकम टैक्स के सिद्धांतों को लेकर के जब हमारे कई मनीषी आज के युग में बात करते हैं, बजट आता है, त्वरित टिप्पणियां होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये टैक्स जो है ये आम आदमी पर बोझ बनने वाला नहीं है। अब चाणक्य उस युग में जब ये कहते थे, कौटिल्य के रूप में जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और वो उस युग में कहते थे कि एक राजा को कर का कलेक्शन करते समय, जब भी वो कर लगाता है, संग्रह करता है, तो कर संग्रह करते समय मधुमक्खी के स्वभाव का होना चाहिए। मधुमक्खी जाती है, फूल के पास जाकर के उसके परागकण लेती है, वो अपना पूरा शहद का छत्ता तैयार कर रही है। शहद का छत्ता दरअसल राज्य का भंडार है, राष्ट्र का भंडार है। तो राज्य और राष्ट्र की अवधारणा को आधुनिक संदर्भ में देखें तो उसको भी पैसे की आवश्यकता है। आपके लिए सड़कें देना है, नालियां बनाना है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन ये कैसे करना है? तो कर इस तरीके से संग्रह करें कि फूल को पता भी नहीं लगता। मधुमक्खी जब आती है तो फूल स्वागत करता है। हमारे यहाँ के इनकम टैक्स पेयर क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का या किसी राजनेता का इस रूप में स्वागत करते हैं कि आपने हम पर ये टैक्स लगाकर बहुत अच्छा किया? तो ये पुरानी परंपरा है। उन्होंने उसके प्रकार बताए कि कैसे कैसे टैक्सेशन की प्रणालियां होना चाहिए। तो वो भी अपने आप में एक विज्ञान था, समाज का विज्ञान था, मानव का विज्ञान था। तो हमारी इन सारी विज्ञान परंपराओं को अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि पुराने युग के लोग वास्तव में चलते फिरते शोध अध्येता हुआ करते थे, और जितने आश्रम थे वो आश्रम सबके सब वास्तव में एक प्रकार की रिसर्च लेबोरेटरीज हुआ करती थी, इंस्टीट्यूट थे वो सब, इंस्टीट्यूट थे अपने आप में। और वहां पर रह करके आप सोचिए ना कि हम जब आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं तो आर्यभट्ट इतने बड़े खगोलविद हैं कि उनके नाम पर एक उपग्रह भारत छोड़ता है तब तक तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इन ऋषि वैज्ञानिकों के नाम पर नासा जब कोई नया ग्रह तलाश कर लेता है अंतरिक्ष में, तो उनके नामकरण भी हमारी ऋषि परंपरा के लोगों के नाम पर कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आखिरकार वो लोग क्यों प्रभावित हुए? नासा के लोगों को प्रभावित होने का क्या कारण हो सकता है? प्रश्न फिर वही आता है जहां से आपने बात प्रारंभ की थी कि हमारी जो नई पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी भी, यानी मैं ऐसा सोचता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब अपना देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के कारण से, और दूसरा एक बड़ा कारण रहा कि स्वतंत्रता के बाद एक वामपंथी विचार हमारे यहाँ पर हावी रहा। क्योंकि मूलतः वो विदेशों से आयातित था। मार्क्स ने एक बार कह दिया कि धर्म अफीम की गोली होती है, इससे नशा आता है। व्यक्ति जो है वो धर्म का पालन करता है, अर्थात वो शराबी की तरह कुछ आगे पीछा नहीं सोचता, बाएं दाएं नहीं सोचता, और इसलिए वो एक प्रकार से अंधा हो जाता है धर्म में। तो अब हम लोगों ने इस बात को मान लिया गया, जो धर्म को मानता है, अध्यात्म को मानता है, वो तो नशेड़ी की तरह व्यवहार करता है। तो एक हेय दृष्टि पैदा की गई हमारे पूरे उस मान्यताओं के बारे में। इसके कारण से स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज, स्वतंत्रता के बाद में ये हमारे वामपंथी विचारधारा वाले। और भाई साहब, वामपंथी कभी नहीं चाहते थे कि हम धार्मिक हों, हम एक हों। हाँ, दरअसल उन्होंने जो धर्म देखा था, देखिए ये जो शब्दावलियां बाहर आई थी, मार्क्स ने जो कुछ कहा था वो भारत में बैठ करके नहीं कहा था। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि दर्शन को लेकर के हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से जो अच्छा मिलता है उसको हम लें, लेकिन बाहर से आए हुए विचार को देशानुकूल बनाना और भारतीय विचार को युगानुकूल बनाना, ये दो शब्दावली हमारे यहाँ प्रयोग में होती है। तो आप बाहर से कोई विचार आया उसको हमारे देश के अनुकूल तो बनाओ। हमारी आत्मा धर्म और अध्यात्म था, हमने उसी को त्याग कर दिया केवल मार्क्स के कहने से। मार्क्स हमारे पुरखे नहीं थे। अगर विंस्टन चर्चिल कोई बात कहता है तो वो हमको मानना है कि गांधी जो कहते हैं वो मानना है। गांधी ने इस देश को देखा है, गांधी ने इस ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। तो हमारे लिए गांधी महत्वपूर्ण है,
विंस्टन चर्चिल नहीं हो सकता। हम चेतन भगत अगर कोई बात कर रहे हैं, रघुराम राजन कोई बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में उस सिद्धांत को माने, या वहां पर बैठे हुए जॉन केली को मानना शुरू कर दे, अमेरिका वाले को, क्योंकि उनके अपने सिद्धांत हैं। तो कहने का तात्पर्य बाहर के विचार को हमको देशानुकूल बनाना चाहिए, और इसलिए ये जो परंपराएं धीरे धीरे बनने लगी, इसमें मैं एक छोटा सा प्रसंग जरूर बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कर रहा हूं। आपने जो बात कही, हमारे मन में ये जो हीनता बोध हुआ, ये किस तरह का हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने परमाणु वैज्ञानिकों और खगोल वैज्ञानिकों के एक दल के साथ अमेरिका पहुंचे थे। और बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि वो जब नासा के डायरेक्टर से मिलने के लिए उनके केबिन में गए, तो वो कहीं से आने वाले थे, तो उन्होंने फोन करके कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिए, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब ये जो 6, 7, 8 वैज्ञानिक थे भारत के, इन सब ने आसपास दीवार पर चित्र देखना प्रारंभ किए। उन लोगों ने बातचीत शुरू की, देखिए इनके उपग्रह कितने बढ़िया हैं, ये सारे के सारे कितने क्लोज फोटो खींचे हैं, पूरे खगोल विज्ञान के सारे अंतरिक्ष के ग्रहों के बिल्कुल पास जाकर के इतने अच्छे फोटो, तो मतलब हम तो इस तकनीक तक पहुंचने में हमको अभी 1000 साल लगेंगे। कलाम साहब ने लिखा बाद में अपने आर्टिकल में कि मैं चुपचाप बैठे हुए ये सब बातें सुन रहा था। जैसे ही नासा के डायरेक्टर आए, तो मैंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि ये इतने अच्छे जो ग्रहों के चित्र आपने लिए हैं, ये कौन से उपग्रह से आपने खींचे हैं? तो बड़ा नीची गर्दन करके उन्होंने शर्माते हुए कहा कि ये तो आपके वो एक उस समय उपग्रह अपन ने छोड़ा था, अभी मैं उसका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा, तो भारतीय उपग्रह का नाम लिया उन्होंने कि ये तो उस उपग्रह के द्वारा खींचे हुए चित्र है। हमने केवल ये किया कि भारत से इनको बुलवा करके इनको अपनी एक फोटोग्राफी की लेबोरेटरी में बड़ा किया है और बहुत अच्छे से प्रिंट निकाल करके लगा लिया। तो कलाम साहब ने कहा कि हम लोग जब होटल में आ गए, हम लोग जब वापस भारत लौट करके आ गए, तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे साथियों के मुंह से एक बार तो निकले कि हमारे उपग्रह कितने अच्छे हैं कि अमेरिका के नासा के डायरेक्टर अपने कमरे में भी वो फोटो टांग करके रखते हैं जो भारत के उपग्रह ने खींचे, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकला। ये जो हीनता बोध हम सब लोगों के मन में घर कर गया है, इससे बाहर निकलने के लिए इस तरह के विषयों पर बातचीत की मुझे लगता है आवश्यकता है। तो ये क्या एक प्लानिंग के तहत किया गया हमारा माइंडसेट आज़ादी के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम सच में आज़ादी के बाद भी आज़ाद कैसे हुए थे कि दिमागी तौर पे आज़ाद नहीं हुए? आज भी बोल रहा हूँ मैं, अगर नासा ने कुछ बोला है और इसरो ने कुछ बोला है, तो हमारे देश के बहुत सारे लोग कहेंगे नासा ने तो ये बोला है, इसरो ने जो बोला है उस पर उनको भरोसा नहीं होगा। ठीक बात। ये जो एक माइंडसेट है, ये क्या इंटेंशनली है या इनको सच में बोध नहीं है कि ये क्या है? दूसरा, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये जब किसी चीज में सील लगा देते हैं, भाई ठप्पा मार दिया, ये यूएस का है, तो उसकी इज्जत हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये सब का एक प्लानिंग के तहत किया गया, या हम सच में अवेयर नहीं किया गया, या हम लोग को ये पता नहीं भूल थी, या प्लानिंग थी, साजिश थी, क्या था ये? नहीं, मैं इसको षड्यंत्र तो मानता हूं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इसको इसलिए भी मानना चाहिए कि बड़ी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आपका कोई शत्रु है, अगर वो आपके घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो आपकी श्रद्धा सबसे पहले उन बिंदुओं के से हटाने की कोशिश करेगा। एक पड़ोसी ने मान लीजिए आपके खेत पर कब्जा किया, मेरे खेत पर कब्जा किया, तो वो उसको क्या पता है? उसको ये मालूम है कि मेरी ताकत है मेरे 4 भाई। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके मन में अपने भाइयों के प्रति, आपके पिता के प्रति, आपके मन में संशय पैदा करने की कोशिश करेगा या दुर्भाव पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्योंकि वो समझता है कि आपकी शक्ति को समाप्त करना है। हम हूण आए, कुषाण आए, पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन सब के आने के कारण से अंततः ये हुआ कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास था, हम आज विज्ञान के इतिहास की बात कर रहे हैं, गौरवशाली विज्ञान इतिहास, लेकिन समग्र इतिहास को हमने दुश्मनों की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। और इसलिए हमको कई बार ये लगता है कि हम दुश्मन की दृष्टि से इसको क्यों देखते हैं। आप इतिहास भी जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि आईने अकबरी में ऐसा लिखा हुआ। आईने अकबरी क्या है? अंततः हमारे देश पर आक्रमण करने वाले एक आक्रांता के चाटुकार सहयोगी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। तो आप महाराणा प्रताप का आकलन आईने अकबरी के तथ्यों से, प्रमाणों से करेंगे क्या? अब मूल प्रश्न ये है कि विज्ञान के संदर्भ में भी हम जब बात कर रहे हैं, तो हमने अपनी विज्ञान परंपरा को इसलिए श्रेष्ठ नहीं माना क्योंकि एक लंबे समय तक बाहर के लोगों ने कहा कि आप तो सपेरे के देश के लोग हो, मदारियों के देश के लोग हो, आप तो चोर लुटेरे प्रकार के। इंडिया नाम रखने का कारण ये रहा, ये तो अब बड़ा प्रचलित बात है, भाषा विज्ञान के लोग कहते हैं ना कि ये जो इंडिया शब्द जो बना है, इसका उत्स मूल जो आता है, आप अंग्रेजी के शब्दकोश में देखेंगे तो IND से प्रारंभ होने वाले जितने प्रकार के शब्द हैं वो सब के सब नकारात्मक है। पिछड़ा हुआ व्यक्ति, ये वो, तो हम पिछड़े हुए देश
इस रूप में अंग्रेजों ने हमको इस्टेब्लिश किया। अब दुश्मन ने कहा और आपने मान लिया, ये सबसे बड़ी मूर्खता हम लोगों की हुई। हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा तुम मदारी थे, हमने कहा हम मदारी थे, बंदर नचा रहे थे। उन्होंने कहा, हम भूल ही गए कि हमारी परंपराएं कितनी विराट थी। लेकिन एक इसमें जो सबसे अच्छी बात हुई तिवारी जी, जो मुझे अच्छा लगता है, कि समय समय पर पश्चिम के संपूर्ण विज्ञान जगत ने हमारी विज्ञान की मान्यताओं को स्वयं सिद्ध किया। और इतना ही नहीं तो उनके बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि हम भारत के संपूर्ण वाङ्मय के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं। इसे 1, 2, 10, 20 नहीं, हजारों उदाहरण है, हजारों प्रकार के मैं कोटेशन आपको उद्धृत करके बता सकता हूं कि कोई वेव मैकेनिक्स का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता है, वो कह रहा है कि मैं वेव मैकेनिक्स के सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए उपनिषदों का सहारा लेता हूं। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। इतना ही नहीं तो कई बार तो ऐसा अद्भुत अनायास कुछ कुछ प्रकरण होते हैं। जिसे 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। अब उनके जो परमाणु जनक थे ओपेनहेमर पत्रकार वार्ता के लिए जब बैठे तो पत्रकारों ने कहा कि 1 लाइनर टाइटल आप क्या देंगे, ये जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ, यहाँ पर इतना तेज प्रकाश फैल गया था, इतने सब हम लोगों को दिख रहा था कि जैसे मान लो ज्वालामुखी फट पड़े हों, तो इसको 1 लाइन में आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा था, सूर्य कोटि समप्रभ। संस्कृत में बोले, वो ओपेनहेमर कह रहे थे। तो पत्रकारों ने कहा कि सूर्य कोटि समप्रभ का अर्थ क्या है? तो फिर उन्होंने समझाया कि सूर्य यानी 10 सन, कोटि यानी करोड़ नहीं, उन्होंने कहा मेनी करोड़। फिर उन्होंने कहा कि सम यानी इक्वल, बराबर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रभ शब्द है संस्कृत का, इसके अंग्रेजी में 14 प्रकार के अर्थ निकलते हैं विज्ञान की दृष्टि से। उन्होंने कहा ये ध्वनि भी है, ये ऊर्जा भी है, ये प्रकाश भी है, ये चेतना भी है। उन्होंने सब अर्थ बताते हुए कहा कि ये ऐसा लगा कि एक क्षण में करोड़ों सूर्य एक साथ निकल पड़े हों और हमारी आंखें चौंधिया गई। अगले दिन विश्व के सारे अखबारों ने इसी शीर्षक को बनाया, अमेरिका का परमाणु परीक्षण, लेकिन शीर्षक अपनी अपनी भाषा में उन्होंने लिखा सूर्य कोटि समप्रभ। भारत के एक भी अखबार ने यह शीर्षक नहीं दिया। भारत के नहीं लिखा, भारत के अखबारों ने नहीं लिखा, हमारे पत्रकारों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर ये स्वीकारते तो हमको लगता है ना, अच्छा उस दिन सबसे बढ़िया बात, किसी को लगेगा कि केवल शीर्षक बोल दिया ओपेनहेमर ने, इससे हम अपनी कॉलर क्यों ऊंची कर रहे हैं। बाद में जब एक पत्रकार ने कहा कि आपने तो अनूठा काम कर दिया, आपने तो परमाणु बम पहली बार बनाया, अणु बम बनाया है, तो ये तो दुनिया का पहला अणु बम बनाया और इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा देखिए मैंने पहला किया, मैं ऐसा नहीं मानता। उसके बाद उन्होंने महाभारत से संस्कृत का एक श्लोक कोट किया। आप उस पत्रकार वार्ता के विषय में इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे, आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उस श्लोक को कोट करके वो कहते हैं कि ये जो श्लोक है और इसमें जो विवरण आता है महाभारत के युद्ध का, मुझे पूरी संभावना लगती है कि सबसे पहले इस अणुबम का प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ है। ये बोल रहे हैं नासा के डायरेक्टर ओपेनहेमर कह रहे हैं। ओपेनहेमर कह रहे हैं जो परमाणु जनक, दुनिया के सबसे बड़े और पहला परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति हैं वो, और 1945 में वो महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और वो महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, अभी पिछले दिनों जब पश्चिम जगत ने ये कहा कि सबसे दुनिया का सबसे पहला क्लोन तो हमने बनाया, तो भारत के हरियाणा के एक प्राणी विज्ञानी है डॉक्टर माता प्रसाद। तो डॉक्टर माता प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं पहले बना चुका हूं, आप बताइए आपने कब बनाया क्लोन। उन्होंने तारीख और समय बताया और कहा कि ये रिसर्च करके हमारे यहाँ के प्राणी विज्ञानियों ने अमुक अमुक रिसर्च जर्नल में ये आर्टिकल छापा था। उन्होंने तुरंत फोटो खींच के भेजा कि इससे तो 5-7 साल पहले मैं अपना आर्टिकल छपवा चुका हूं। संयोग इतना अच्छा था कि डॉक्टर माता प्रसाद का वो आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में छपा था। उन लोगों का ध्यान नहीं गया था, तो अब पत्रकार दौड़ पड़े डॉक्टर माता प्रसाद की तरफ। दुनिया का पहला क्लोन तो इन्होंने बनाया। जब उनसे पत्रकारों ने कहा कि आपने क्लोन कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा मैं जब बहुत बच्चा था, छोटा सा, दादी नानी की गोद में बैठ करके कहानियां सुनता था, तो दादी बताती थी कि एक गर्भ जो है वो माता के गर्भ को संकट हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उस गर्भ को जो है वो नष्ट करना चाहते थे, तो कृष्ण ने जो है अपनी शक्ति से उस गर्भ को माता के गर्भ से निकाल करके और एक जगह पर सुरक्षित किया, वापस उसको माता के गर्भ में स्थापित किया, फिर से उसकी जन्म की प्रक्रिया हुई। इतना ही नहीं तो कौरव पांडव के जन्म की कथा में दादी हमको सुनाती थी कि एक गर्भ था और संतति अधिक चाहते थे, तो उन्होंने 100 कुंभ स्थापित किए, 100 घड़े, और एक गर्भ को 100 हिस्सों में विभाजित करके और उनसे 100 कौरवों की पैदाइश हो गई, उनका जन्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब उस युग में एक गर्भ को 100 हिस्सों में बांट करके 100 संतति पैदा की जा सकती है, तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता? तो मैंने एक भैंस पर प्रयोग किया और उसकी 2 बछिया, एक गर्भ से 2 बछिया पैदा करके और तैयार की। तो दुनिया का वो पहला क्लोन था और मैंने अपने रिसर्च को डाल दिया था उस पर।
तो कहने का तात्पर्य हमने अपनी कहानियों को कितना समझा, ये मूल प्रश्न है। हम अपने वांग्मय में कोई चीज आती है तो हमको लगता है अरे ये तो कपोल कल्पित कथाएं हैं, पूंगा पंडित सुनाता रहता है, सत्यनारायण की जय, लीलावती कलावती। लेकिन इन कथाओं में जो वैज्ञानिकता है, इन वैज्ञानिकताओं को भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ये दोनों तरफ से हुआ है। वेस्टर्न ने जो किया, पश्चिमी देशों ने जो किया वो गलत नहीं थे, वो तो चाहते थे हम वैसे ही रहें। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने और गलत किया, वो वहां जाते थे। देखिए गांव का गरीब व्यक्ति वो तो बाहर नहीं गया होगा, फॉरेन नहीं गया, बिल्कुल ये सब लोग गए, बड़े बड़े नेता गए, आजादी के बाद सब आना जाना हुआ, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने वहां जाके भी हमारे देश का मजाक उड़ाया, ऐसे जैसे ये किसी और देश की बात कर रहे हो। सच बात। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये 300 साल पहले, 500 साल पहले जो रिसर्च आप कर रहे हो हमारे देश में ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ऊपर उनके बातों पे हंसे कि ये सपेरों का देश है, ये है। जिस देश को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कहीं जाता भी हूं तो उस देश के बारे में मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं। और जब मैंने ये सोचना चालू किया तो सामने वालों को और कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कैसे, इनको अमेरिका के बारे में तो सब पता है कि FBI क्या है, क्योंकि सीरियल में हॉलीवुड ने बताया है कि FBI जो केस देखती है वो दुनिया के किसी भी कोने पे हो, और हमारे यहाँ की जो CBI देखती है वो खराब है। बच्चे बच्चे को पता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस तरह से माइंडसेट बना दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि इसमें रोल उनका नहीं है, वो तो चाहते थे, हम वो तो चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने सालों से ये कर क्या रहे थे। मतलब इनको हमारे देश की ये गौरवशाली विज्ञान परंपराएं जो रही हैं, जैसे और भी हम बात करते हैं, जो गाँव की शादियां हैं उनकी बात करूं, जो 8-10 दिन तक वो परंपराएं चलती थी, उनके बारे में बताएंगे वो किस चीज से कैसे कनेक्टेड है। देखिए, ये विज्ञान शब्द का प्रयोग जब हमारे प्राचीन वांग्मय में होता है तो हम मानविकी या वाणिज्य या विज्ञान आज के अर्थ में ऐसा प्रयोग नहीं करते थे। ये संपूर्ण विज्ञान मानव का विज्ञान होता था, और मानव के विज्ञान के नाते हम लोग समाज विज्ञान भी उसका एक हिस्सा होता था। आज सबसे ज्यादा दुनिया जिन चीजों से त्रस्त है, अभी मैं आज सुबह देख रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब ट्रंप से मिले तो ट्रंप और उन दोनों के बीच लगभग झड़प की स्थिति बन गई, है ना। और ट्रंप की शिकायत क्या है कि आप श्वेत किसानों की हत्याएं कर रहे हैं वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, श्वेत अश्वेत के बीच जो झगड़ा है। हमारे यहाँ पर भी जातिगत विभेद पैदा करने के प्रयत्न लगातार अनेक वर्षों से हो रहे हैं। उसके लिए कोई कभी मनुस्मृति का नाम लेता है, कभी कोई किसी वर्ण व्यवस्था का नाम लेता है। हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था वास्तव में कभी भी इस प्रकार की नहीं रही कि ये जातियों में बांट करके। अन्यथा आप एक बात बताइए, एक दासी पुत्र नारद, हमारे यहाँ पर ऋषि परंपरा में अलग अलग विशेषण प्रयोग होते हैं, तो महर्षि भी होते हैं, ब्रह्मर्षि भी होते हैं। हम जब वशिष्ठ का नाम लेते हैं, विश्वामित्र का नाम लेते हैं, तो सबके विशेषण अलग अलग हैं ऋषि परंपरा में। ये एक प्रकार की उपाधियां हैं। आप संपूर्ण वांग्मय में एकमात्र देवर्षि देखते हैं नारद को, और नारद कौन है? उस समय के तथाकथित वंचित वर्ग के देवर्षि इकलौते हैं वो। और अगर भारतीय समाज ने उनको देवर्षि का दर्जा दिया, आप बताइए, राम का चरित्र बहुत उदात्त चरित्र है। अगर आज के संदर्भ में कोई न्यून दृष्टि से देखेगा तो कहेगा एक राजपूत राजा थे उस जमाने के। कुल मिलाकर के एक दिलीप का वंश है और उस वंश में राम पैदा हुए, वो राजा थे। लेकिन उन राम के चरित्र को, उनके उदात्त आदर्श को जनसामान्य तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? तो आज वाल्मीकि समाज कहता है कि हमारे पितृ पुरुष कौन है? तो वाल्मीकि राम को जन जन तक लेकर के जा रहे हैं। उस समय किसी ने कहा क्या कि वाल्मीकि ला रहे हैं इसलिए हम रामायण नहीं पढ़ेंगे? संस्कृत की रामायण वो उस समय लिख रहे हैं। तुलसीदास जैसे ब्राह्मण का आदर्श कौन है? वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि जी ऋषि के रूप में उनके, और ऐसे अनेक उदाहरण आपको दिखाई देते हैं। जैन तीर्थंकरों की श्रृंखला को आप देखें तो 24 जैन तीर्थंकर हैं। वो क्या स्वयं जैन है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई क्षत्रिय हुए, कोई कुछ हुए। हमारे सिख पंथ की अगर हम बात करें तो सिख पंथ में भी यही हम देखते हैं। पंच प्यारे जो आते हैं तो एक नाई है, एक कोई दूसरा, और सारे के सारे जो समाज हैं जिनको आज आप कहते हैं कि पिछड़ा हुआ समाज है, वंचित समाज है, उस समाज के प्रतिनिधि उस समय नेतृत्व कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पर ये कभी नहीं रहा। तो आपने जिस विवाह परंपरा की बात की, उस विवाह परंपरा में हमारा मनुष्य का विज्ञान कितना अच्छा था कि हम लोग परंपराओं में हमने ऐसी चीजें ढाल करके रखी। हमारे यहाँ पर जो माताएं बहनें गीत गाती, विवाह के गीत होते हैं, तेलवान के गीत होते हैं, हल्दी के गीत होते हैं, मेहंदी के गीत होते हैं, जच्चा गीत होते हैं। आप देखिए, इन सारी पारिवारिक परंपराओं में समाज के अलग अलग समूह इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। महिलाएं जब गीत गाती है कि विवाह की तैयारी करना है, दुल्हन की दूल्हे के विवाह की तैयारी करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? तो वो कहते हैं कि बजाज के यहाँ जाकर के और कपड़े खरीद करके ले आओ। आज आप हो सकता है कि क्लॉथ मार्केट जाकर के खरीदेंगे या किसी मॉल में खरीदेंगे। अंततः वो वस्त्र का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही बजाज है।
वो किस जाति का है इसका अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ भी यही परंपरा थी कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था दरअसल वृत्ति के आधार पर तय होती थी। ऐसे ही तय किया गया कि भाई चाक बजाने जाना है। अब चाक बजाने जाना है तो क्या करना है, कुम्हार के यहाँ पर जाकर के कलश खरीदना है, मिट्टी के कोरे कलश खरीद करके हम लाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा संख्या में मेहमान आने वाले, उनको पानी ज्यादा मात्रा में पिलाना पड़ेगा। और उसके अलावा उसी कलश को मांगलिक कलश के रूप में हमको फेरे के समय भी स्थापित करना है। तो उस परंपरा में कुम्हार के बिना कोई समाज की शादी नहीं हो सकती। उसी परंपरा में आप देखिए कि पुराने गीतों में आता है कि वो पनवाड़ी के यहाँ जाकर के बीड़ा ले आना, पान का बीड़ा ले आना। आप बताइए, सुहाग दान कर रही है बहनें, है ना, जब नई दुल्हन के कान में वो सुहागदान देने के लिए घर की बड़ी माताएं, बहनें, भाभियां, बुआ, चाची ये सब जाती है, तो तुरंत वो दुल्हन क्या करती है, पान उनको देती। ये पान क्यों बुलवाया गया? और कुछ भी तो हो सकता था, घर में से कुछ भी एक सोने का सिक्का उस जमाने में दे देते, आज के युग में 500 का नोट दे देते बहन बेटियों को, लेकिन पान देना, ये पान दरअसल आपको कोरिलेट करता है समाज के उस हिस्से से। पनवाड़ी भी छूटना नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, तो ये तो मैं जातिगत समीकरण बता रहा हूं, लेकिन हमारा पर्यावरण के प्रति चिंतन के साथ अब फिर से वही पुराना विज्ञान आता है। आप जब बारात लेकर के उस जमाने में बैलगाड़ियों से जा रहे थे, तो सबसे पहले आप क्या करते थे कि गांव की सीमा पर जाकर के उखेड़ी पूजन करते थे। उखेड़ी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं उखेड़ी? दरअसल गांव का कचरा जहां पर इकट्ठा किया जाता है। कचरा कहाँ इकट्ठा किया जाता है? गांव की सीमा पर, गांव के बाहर। आज भी हम देखते हैं आधुनिक युग में महानगरों के ट्रेचिंग ग्राउंड कहां पर होते हैं? तो नगर से थोड़ा सा बाहर। तो कहने का तात्पर्य, उखेड़ी पूजन क्यों कर रहे हैं? ये हमारा मनोविज्ञान भी है और विज्ञान भी है। हम ग्राम की सीमा को जब छोड़ करके जा रहे हैं, तो ग्राम देवता की पूजा करके, उखेड़ी पूजन करके ये कह रहे हैं कि हम सीमा पार करके जा रहे हैं, ये बारात वापस सुरक्षित लौट करके आ जाए। उस जमाने में चोर लुटेरे भी होते होंगे, दुर्घटनाएं भी आज की तरह होती होगी, सब कुछ होता होगा। आप जब नाव से बारात लेकर के जा रहे हैं तो नदी का पूजन कर रहे हैं, नदी से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं कि हमारी बारात जो है ये आपके ऊपर से पार होकर के, ब्रिज तो होते नहीं थे, नाव से ही सब लोग पार होते थे, तो नदी का पूजन करके नदी की आज्ञा लेना। रास्ते में कोई पर्वत आया, उसकी आज्ञा लेकर के उसको पार करना। आज के पर्यावरणविद क्या इस तरह की चिंता कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे थे? ये केवल विवाह की परंपरा का प्रश्न नहीं है, ये हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से का प्रश्न था। हमारे यहाँ पर एक बहुत सुंदर, मैं पिछले दिनों एक श्लोक पढ़ रहा था, मैं मूल श्लोक अभी उद्धृत नहीं कर रहा। पर्यावरण चेतना हमारी कैसी हुआ करती थी? दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम पर्वत से मिट्टी उधार लेते हो, अब मैं ये श्लोक का जो अर्थ बता रहा हूं, तब हम यहाँ से भोपाल जाते हैं तो देवास के बाईपास से, जब देवास नगर को बाहर बाईपास से पार करते हैं, आपको कटते हुए पहाड़ दिखाई देंगे। बिल्कुल। जवाहर टेकरी की तरफ धार रोड पर जाते हैं तो वो पर्वत जिनको पहले तो नंगा किया गया, उसके बाद सपाट किया गया, उसके बाद उनको पोकलेन लगा करके और जेसीबी लगा करके गड्ढे कर दिए गए। खत्म पर्वत। कहाँ वो पर्वत थे, है ना? हम धरती माता की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं पर्वत स्तन मंडले, है ना? ये सौंदर्य हुआ करता था धरती माता का, लेकिन अब क्या हुआ? पर्वतों को प्लेन किया, प्लेन करने के बाद उनको गड्ढा बना दिया। आपने प्रकृति के साथ अन्याय किया। जबकि उस श्लोक का अर्थ जो मैं बता रहा था वो ये कहता है कि अगर आपने 4 पात्र या 4 तगारियां भर करके मिट्टी अगर पर्वत से उधार ली है, मकान बनाने के लिए हम लाते हैं, लीपने छापने के लिए लाते हैं, कोई गड्ढा भरने के लिए आंगन में, प्रयास करना कि वापस ले जा करके उस पर्वत को वो 4 टोकरी मिट्टी वापस लौटा सको। ये हमारी ऋषि परंपरा के लोग उस जमाने में कह रहे थे। नदी से अगर तुम जल प्राप्त कर रहे हो तो तुम्हारा दायित्व है कि नदी को फिर से उतना जल लौटाना। अब ये जल कैसे लौटाओगे आप? उसका तरीका क्या है? आपको पेड़ बोना पड़ेंगे, आपको वर्षा को आमंत्रित करना पड़ेगा, वर्षा के जल को संयोजित करके नदी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो सारा प्रक्रम है, पेड़ को लेकर के हमारी ऋषि परंपरा। एक और श्लोक एक आता है, उसमें ये उल्लेख आता है कि अभी मैं क्रमशः वो प्रतीक याद नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और अंततः वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए क्या है? तो पुत्र। और आखिरी में वो कहता है कि 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। आपकी 100 संतानें होती है, उसके बराबर महत्व का आपके लिए एक वृक्ष है। तो आप सोच करके देखिए कि हमारे पुरखों ने ये सब जो बातें कही थी। अच्छा, फिर वही बात आती है कि बाहर के लोग कैसे इसको स्वीकृति देते हैं। जहां हम पिछले प्रश्न के उत्तर में पहुंचे थे, इस प्रश्न के उत्तर को भी वहीं समाप्त करता हूं। हुआ ऐसा कि नरसिंह राव जी अपने प्रधानमंत्री थे, और नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भूमि सम्मेलन हुआ, अब पृथ्वी सम्मेलन। तो अब पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ तो पूरे विश्व के प्रत्येक देश के भूवैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, ये सब इकट्ठा हुए। अब आप सोचिए कि कितना अद्भुत ब्रेन इकट्ठा हुआ था उस सम्मेलन में।
हमारा सौभाग्य था कि नरसिंह राव जी चूंकि बहुत विद्वान थे, 13 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो उनको समापन सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया यूएनओ ने। वो जाने वाले थे तो उन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह जी को फोन करके पूछा कि रघुवीर सिंह जी, पर्यावरण का सम्मेलन है और जैसे अपने आमतौर पर होता है मित्रवत, हम लोग आपस में बातचीत करके शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग जिसको कहते हैं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको सब पता है। तो बोले मैं समझा नहीं। बोले आप तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान है, वो सब के सब लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो आप ऐसा करना कि भूमि सूक्त आपको आता है। बोले हाँ। तो बोले भूमि सूक्त का पहले हिंदी में अनुवाद कर लो और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर लो। बोले मैं कुछ भी सूत्र नहीं दे रहा हूं, आप केवल उसको अध्यक्ष उद्बोधन में बोल करके आ जाना। नरसिंह राव जी ने भूमि सूक्त का अनुवाद किया, उसको अंग्रेजी में उसके सारे बिंदु निकाले और वो बोले। अध्यक्षीय उद्बोधन होने के बाद उस पूरे पृथ्वी सम्मेलन को जो चेयर कर रहे थे, 7 दिन के पृथ्वी सम्मेलन को, केवल एक सत्र के, समापन सत्र के नहीं, पूरे सम्मेलन के चेयरमैन थे, उन्होंने खड़े होकर के आभार प्रदर्शन में कहा कि दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने और पर्यावरण के वैज्ञानिकों ने मिल करके इन 7 दिनों में मंथन करके समस्याएं चुनी थी कि हमारे सामने, मनुष्य जाति के सामने क्या क्या समस्या है। एक लिस्ट बनाई थी और दूसरी लिस्ट हमने समाधान की बनाई थी, और उन बिंदुओं से 3 गुना बिंदु केवल इस अध्यक्षीय उद्बोधन में नरसिंह राव जी ने हमको दे दिए। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अब बहुत समय बदल रहा है। अब भारतीय दर्शन को पश्चिम, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो भी बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग भी अवेयर हो रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो हमारे को आज से 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो हमारे पुरखों ने बोला था, वो सब कुछ हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि जिस शहर में हम बैठे हैं, माता देवी अहिल्याबाई ने, मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, देखा कि उन्होंने आज से 300 साल पहले भी पर्यावरण की चिंता की थी। जो आज के साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने, और एक महिला ने 300-350 साल पहले वो सब किया था। तो अब हमारा जो भारतीय दर्शन है, हमारी चीजें हैं, वो वेस्टर्न कल्चर जो पश्चिम है उसको कैसे ले रहा है। हमें उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, कि हमें उनके कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम तो हमारा गौरवशाली था, है और रहेगा। लेकिन अब उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया जो पहले बोलते थे कि नहीं। कुछ अगर आप उदाहरण, एग्जांपल दे पाए। वास्तव में आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हम जब भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन की बात करते हुए कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो भक्त कवि हुए, हमारे जो ऋषि परंपरा के लोग हुए, या धर्म अध्यात्म के उपदेशक हुए, चाहे वो पंथ प्रवर्तक हो, इसमें महावीर, बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी सब आ जाते हैं उसमें, और हमारे अपने ऋषि परंपरा के, सनातन परंपरा के संत भी। इन लोगों ने जितनी बातें कही, वाणी के संयम को लेकर के हम बात करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, या हमारे यहाँ का कई बार मैं कहता हूँ कि एक सामान्य सा किसान जिसने अंगूठा ही लगाया होगा जीवन में, जिसको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो भी हल हाँकते हुए जब गाता है तो वो उस दर्शन की बात करता है जिस दर्शन को अब जाकर के पश्चिम का जगत स्वीकार कर रहा है। ये शरीर तो दुनिया में आया है, एक दिन इस शरीर को मिट्टी हो जाना है, ये आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाएगी। आप कबीर की बात करें, अगर हम कबीर के दोहे अगर आप पढ़ते हैं तो कबीर के उदाहरण कैसे आते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है और वो एक बड़े सागर में तैर रहा है। जिस दिन ये घड़ा फूटेगा, घड़े के अंदर का पानी सागर के पानी में विलीन हो जाएगा। ये उदाहरण देकर के कबीर जैसा व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व और उनके विलय की बात कर रहा है कि हम परमात्मा तत्व के अंश के छोटे से अंश है और फिर से उसी में विलीन होना है, फिर से पुनर्जन्म होना है। तो ये जितनी बात है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पंच तत्व, अब इनको कैसे पश्चिम का जगत स्वीकार कर रहा है। अभी पिछले दिनों इंटरनेट पर एक अनूठा प्रयोग हुआ। क्या प्रयोग ये हुआ कि अमेरिका की एक लेबोरेटरी में उन लोगों ने एक चूहे पर एक प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग ये किया कि चूहे को एक तराजू पर रखा, तराजू पर रखने के बाद उसके पैर से इलेक्ट्रिक के तार बांध दिए और एक कांच के जार में उसको बंद करके, और वो तराजू इतनी सेंसिटिव थी कि वो माइक्रोग्राम वजन भी तोल सकती थी। और पूरी लेबोरेटरी में अंधेरा किया गया और स्विच ऑन करके उसको शॉक दे करके और चूहे को मारा गया। अब उनके प्रयोग तो इसी तरीके से होते हैं, प्राणियों पे होते हैं। अंततः उन सब वैज्ञानिकों ने उन प्रयोगों को सिद्ध करके, लेबोरेटरी में सिद्ध करके, और एक पत्रकार वार्ता की, और पश्चिम का विज्ञान कर रहा है ये सब। और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक भौतिक देह जो होती है किसी भी प्राणी की,
उसमें कोई एक तत्व होता है, आत्मा होती है, सोल होती है। ये तो उनको भारत से प्राप्त हो गया था, वो भी उसको थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन शेष धारणाएं सबकी भिन्न भिन्न है ना। इस्लाम कहता है कि भाई मनुष्य की मृत्यु के बाद जो है उसको जब कब्र में सुला दिया जाता है, तो वो ऐसा नहीं मानते कि ये जो आत्मा है ये जाकर के, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि 13 दिन के बाद तो वो उत्तर कार्य संपन्न हुए, उसके बाद वो आत्मा परमात्मा में विलीन हुई और पुनर्जन्म होता है। वहां ऐसा नहीं है, हजारों साल तक वो कब्र में प्रतीक्षा करेगा, प्रलय का दिन आएगा तब ईश्वर न्याय करेगा, खुदा न्याय करेगा। इसी प्रकार से ईसाईयत में कहा जाता है न्याय की प्रक्रिया एक दिन होगी, उसके बाद जाकर के तय होगा कि तुम स्वर्ग जाओगे नर्क जाओगे। हमारे यहाँ 13 दिन के बाद पुनर्जन्म की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जल्दी ये अंतर है। हाँ, तो अब उन्होंने ये कहा कि ये जो चूहा जब मरा तो इसकी आत्मा जो है इसका शरीर छोड़ करके चली गई, और उस आत्मा का वजन 4 ग्राम है, और तराजू पर तोल करके बताया। तो कुछ वैज्ञानिकों ने चुनौती दी कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो रक्त सूख गया होगा उसके शरीर का, या जो लिक्विड होगा वो खत्म हुआ होगा, या त्वचा सिकुड़ गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हमको पता था कि आप इस तरह की चुनौती दे सकते हो, इसलिए हमने इसकी एक बहुत सेंसिटिव कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, और वो आत्मा कैसे गई ये हम आपको बताते हैं। उस चुनौती को स्वीकार करते उन्होंने बड़े पर्दे पर उस दृश्य को दिखाया। वो दृश्य इतना अद्भुत था, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो चूहे के शरीर से एक नीले रंग की लो निकली, और वो नीले रंग का जैसे प्रकाश का होता है, उसका आकार भी चूहे जैसा ही था उस समय। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकली तो वो बड़ी आसानी से कांच के पात्र को बाहर करती हुई, और वो फिर उस सीमेंट कंक्रीट की छत को पार करती हुई निकल गई। बाहर भी कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि वो छत को पार करते हुए आसमान में विलीन हुई वो। तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा थी, ये सब ये जो गई, ये बकायदा रिकॉर्डेड है, और पश्चिम के जगत ने सिद्ध किया कि आत्मा होती है। एक और बहुत मजेदार प्रसंग आपको इंटरनेट पर भी वो मिल सकता है। एक कैरिल यंग नाम के एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे, वो चिकित्सक भी थे, सर्जन भी थे, और बहुत अच्छे भाषाविद भी थे। वहां पर मल्टीटास्किंग नॉलेज गेन करना ये बड़ी सामान्य बात है, पश्चिम जगत में करते ही हैं, तो वो सब विषय के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि मैं पैरालिसिस का इलाज कर सकता हूँ, मैं सर्जन हूं, इसलिए मैंने एक नई इजाद की है, नया खोज की है, और उसके कारण से मैं तो कैसे करेंगे। तो वो क्या करते थे कि मनुष्य को जिसको पैरालिसिस आया उसका मस्तिष्क ऑपरेट करके यहाँ से खोलते थे, खोल करके जो मस्तिष्क होता था तो उस मस्तिष्क पर एक पट्टी होती है। उन्होंने कहा कि ये पट्टी जस्ट लाइक ऑडियो कैसेट की पट्टी होती है, या पुराने जमाने में वीसीआर की वीडियो कैसेट होती थी, उसकी पट्टी जैसी एक स्मृति पट्टी होती है हमारे दिमाग में, और वो लिपटी रहती है अंदर। उस पर वो एक बारीक सुई जैसे एक यंत्र लेते थे, इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड होता था, और उसको उस पट्टी पर पर्टिकुलर एक जगह वो टच करके और उसको शॉक देते थे। और शॉक देने से क्या होता था कि जो पैरालिसिस के कारण से जो बायां हिस्सा शरीर का निष्क्रिय हो चुका है पैरालिसिस में, वो सक्रिय हो जाता था, पूरा स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता था, और वो सामान्य हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जब ये टच कर रहे थे सुई, तो अचानक वो थोड़ा सा हाथ उनका कांपा और वो दूसरी जगह टच हो गई सुई। तो दिमाग खुला हुआ है, ऑपरेट किया हुआ आदमी है, बेहोश है पूरी तरीके से, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा। उसके मुंह से कुछ आवाज शुरू हो गई, वो उसने कुछ बोलना शुरू किया। उनको लगा ये तो कुछ अजीब सा बोल रहा है। उन्होंने तुरंत एक वॉइस रिकॉर्डर बुलवाया, और वॉइस रिकॉर्डर पास रख करके, उनके लिए तो एक वैज्ञानिक भी थे तो एक्सपेरिमेंट था, तो वो थोड़े थोड़े माइक्रो एमएम की दूरी पर वो टच करते जाते थे, और हर बार कुछ नया नया वो बोलता था। बाद में उन्होंने दुनिया भर के भाषाविदों से उसको डिकोड करवाया, तो मालूम पड़ा कि वो दुनिया की कई प्रकार की भाषाएं बोला उस समय, और न केवल भाषाएं बोला बल्कि हर बार हर भाषा में वो एक नए विषय को लेता जाता था, नए विषय पर वो बात करता था। उसमें दक्षिण अफ्रीका की जनजाति की भी भाषा से लेकर के तो उच्च वर्गीय लैटिन भाषा तक में वो बोला और ये सब किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि दरअसल ये जो स्मृति पटल है, इस स्मृति पटल पर पूर्व जन्म की स्मृतियां संचित रहती है। अब ये बात भारतीय दर्शन कितने वर्षों से कह रहा है। हमारे यहाँ पर पूर्व जन्म के जब प्रकरण आते थे, कोई छोटा सा बच्चा कहता था कि मेरी पत्नी तो विधवा हो गई है, वो अभी भी अमुक अमुक गांव में रहती है, वो उंगली पकड़ करके दूसरे जन्म के रिश्तेदारों को लेकर के चला जाता था। लोगों ने मजाक बनाया, पश्चिम जगत ने मजाक बनाया, लेकिन भारत ने पुनर्जन्म सिद्धांत को छोड़ा नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज कैरिल यंग जैसा मनोवैज्ञानिक, सर्जन, डॉक्टर, भाषाविद जब कह रहा है तो दुनिया को लग रहा हाँ पुनर्जन्म तो होता है। तो ये जो चीजें थी कुल मिलाकर के वाणी के संयम को लेकर के, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे भक्त कवियों ने कहा, एक वैज्ञानिक ने एक अनूठा प्रयोग किया अमेरिका में। उन्होंने क्या किया कि कांच की बोतल में पानी भर भर करके
4-5 अंधेरे कमरों में उन पानी की बॉटल्स को रख दिया। हर एक बॉटल पर उन्होंने एक स्लिप चिपकाई और उस पर लिखा, एक पर लिखा एंगर, क्रोध, एक पर लिखा लव, प्यार, एक पर लिखा घृणा। जो मनुष्य जनित जो व्यवहार पक्ष की चीजें होती हैं वो सब उसने लिख दी। अलग अलग लोगों को उसने ये कहा कि आप जाना, आपको हम बता देंगे कि इस कमरे में ये बॉटल है, आप उस बॉटल के साथ वैसा व्यवहार करना। आप प्यार वाली बॉटल के पास जाओगे तो उसको दुलारना, उसके ऊपर हाथ रखना, उसको ऐसे गले लगाना और वापस रख देना। द्वेष वाले के पास जाओ तो उससे द्वेष करना, ये इतनी अच्छी क्यों है, इसका कांच इतना मजबूत क्यों है। घृणा वाले के पास जाओ तो इसको तो फोड़ डालूंगा, इसको मार डालूंगा, ऐसा। तो हिंसा और ये सब करके उसने मानवीय जितने व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को उस पानी पर करवाया। उसके बाद उसने ये किया कि उन पानी को निकाल करके अलग अलग ट्रे में उस पानी को भरा और उनके क्यूब्स बना करके जमा दिया। अच्छा। फ्रिज में। उन क्यूब्स को निकालने के बाद पर्टिकुलर उन क्यूब्स को निकाल करके और फिर माइक्रोस्कोप से उनके फोटोग्राफी की। हजारों लाखों फोटो एक एक क्यूब में के खींच करके एक ट्रे के लिए उन सब फोटोग्राफ्स को एकत्र करके एक दिन उसने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर के वैज्ञानिकों को दिखाया। हम जो कहते हैं कि देखिए वाणी का प्रभाव कैसा होता है, उन क्यूब्स में जो फोटो खींचे थे तो जस्ट लाइक आज हम उसको आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी जैसे इमोजीज होती है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर हम यूज करते थे, एक मुस्कुराती हुई या गुस्से वाली, तो उस तरह की इमोजीज और ऐसे चेहरे के चित्र उनमें बने हुए थे। बर्फ के आइस क्यूब में बने हुए थे और वो फोटो विधिवत खींच करके उन्होंने बताया कि देखिए ये आपने घृणा की तो घृणा का चेहरा आया, आपने प्रेम किया तो प्रेममय चेहरा आया, आपने गुस्सा किया तो गुस्सा का चेहरा आया। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी लोगों ने तो उनको लगा कि अरे वाणी का तो जब पानी पर इतना प्रभाव हो सकता है तो जीते जागते मनुष्य पर कितना होगा। अब आप बताइए ये भारतीय दर्शन कह रहा था कि नहीं कह रहा था। ऐसा ही एक अनूठा प्रसंग हुआ और हुआ ये कि यॉर्कशायर नाम का एक शहर है और यॉर्कशायर शहर में एक अनूठा प्रकरण ये हुआ, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होती है इस तरीके से वहां की एक एजेंसी को कहा गया कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और वो जल करके राख हो गई, तो आपको जांच करना है। तो जांच करने वाली टीम गई, फोरेंसिक साइंस वाले लोग अपने सब तामझाम लेकर के गए। आश्चर्य था कि वो घर पूरा बंद था चारों तरफ से। उन्होंने एक एक जगह देख ली, छत देख ली, ये खिड़कियां देख ली, दरवाजे, कुछ भी खुला नहीं था, यानी बाहरी व्यक्ति कोई प्रविष्ट नहीं हुआ। अंदर देखा तो सोफे पर एक रेशमी वस्त्र बिछा हुआ था, उसके ऊपर राख पड़ी हुई थी महिला की शरीर की, और राख भी इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक राख हो गई थी। जैसे हमारे यहाँ पर विद्युत शवदाह ग्रह में जब शवदाह होता है तो लगभग हड्डियां भी जल करके राख हो जाती, इतनी तेज अग्नि होती है विद्युत शवदाह ग्रह की। उस ढंग से वो महिला जल करके राख हुई थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस रेशमी वस्त्र पर, सोफे पर जो वस्त्र बिछा हुआ था, जिस पर उस महिला की राख पड़ी थी, उस रेशमी कपड़े पर एक सिलवट तक नहीं आई इतनी आग के बाद भी। उससे दूसरी बात मजेदार ये थी कि जिस अखबार को बैठ करके वो महिला पढ़ रही थी, वो अखबार ऐसा कैसा उस राख के ऊपर गिर गया, अखबार पर भी आंच नहीं है, अखबार भी नहीं जला। अब उन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे हुआ होगा कि इतनी तेज आग, पेट्रोल डालेंगे, घासलेट डालेंगे, डीजल डालेंगे या अन्य किसी ढंग से शॉर्ट सर्किट होगा, आसपास सब जलना, केवल महिला का शरीर जला। संयोग ये अच्छा हुआ कि उस जांच एजेंसी को सीसीटीवी कैमरे मिल गए। उन्होंने फटाफट उसकी रिकॉर्डिंग निकाली तो उन्होंने एक दृश्य देखा और वो दृश्य पूरे पश्चिम जगत के विज्ञान को आश्चर्य में डाल गया। वो महिला अखबार पढ़ रही थी और अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसके पूरे शरीर में नीली नीली लो निकलना शुरू हुई और देखते ही देखते वो राख के ढेर में बदल गई। न तो कपड़े पर कुछ हुआ, न अखबार पर कुछ हुआ, केवल शरीर जल करके राख हो गया और वो पूरा दृश्य रिकॉर्ड हुआ। अंततः उस फोरेंसिक साइंस की जो टीम थी उसने निष्कर्ष ये दिया कि भाई ऐसा लगता है कि अचानक जो अग्नि तत्व है शरीर के अंदर, उस अग्नि तत्व का प्राधान्य हो गया, वो बढ़ गया और उस अग्नि तत्व के बढ़ जाने के कारण से शरीर राख हो गया और उस शरीर में जो जल तत्व रहा होगा, वायु तत्व रहा होगा, वो सब समाप्त हो गया। अब आप देखिए कि ये फोरेंसिक साइंस ने कहा, लेकिन हमारे यहां पर पंचतत्व की अवधारणा कितने वर्षों से चल रही, ये कोई आज की है क्या? हजारों साल हमारे परंपरा में हो गए। हम लोग कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तुलसी बाबा कह गए रामचरितमानस में, है ना। तो ये जो 5 तत्व है, अग्नि है, आकाश है, जल है, वायु है, इन तत्वों से, भूमि तत्व, इन सब तत्वों से मिलकर के इस देह का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत को अंततः पश्चिम जगत ने स्वीकार कर लिया है।
तो कहने का तात्पर्य वहां एक्सपेरिमेंट करके वो स्वीकार कर रहे हैं। और अंततः देखिए, हर बार ऐसा होता है। गैलीलियो ने जब पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल होती है तो चर्च ने उसको मौत की सजा सुना दी कि तुम बाइबल के विरुद्ध जा रहे हो, बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन गैलीलियो से 550 साल पहले भास्कराचार्य की बेटी लीलावती जब भास्कराचार्य से प्रश्न कर रही थी, लीलावती ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, हम वहीं पे आ रहे हैं फिर से जहां से प्रारंभ किया था। तो लीलावती ग्रंथ में ये उल्लेख आता है कि बेटी पिताजी से कह रही है कि हम जहां तक देखते हैं पृथ्वी चपटी दिखाई देती है और आप तो कहते हो कि पृथ्वी गोल है। तो बोले ऐसा है कि हमारी दृष्टि कक्षा एक सीमित दूरी तक देखती है, हम जितनी दूर देख पाते हैं वहां पे पृथ्वी चपटी दिखाई देती है। अगर हम किसी यान में बैठ करके पृथ्वी से 350 योजन दूर चले जाए तो ये पृथ्वी तो कंदूक यानी गेंद की तरह गोल दिखाई देगी। उस युग में भास्कराचार्य को या लीलावती को किसी ने मौत की सजा नहीं सुनाई थी, क्योंकि ये विज्ञान था। हमारी ऋषि परंपरा के ज्ञान को विज्ञान मान करके हमने स्वीकृति दी, पूरे भारत ने स्वीकृति दी। लेकिन गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी गोल है तो चर्च ने मौत की सजा सुना दी। और हमको क्या लगता है, पश्चिम का विज्ञान हमसे ज्यादा उन्नत है। और गैलीलियो से 550 साल पहले हम कह रहे हैं। आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है। 550 साल पहले हमारे यहाँ पर लीलावती अपने पिताजी से कह रही है कि पिताजी ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये पेड़ से गिर करके जमीन पे क्यों गिरते हैं, ये आसमान में क्यों नहीं चले जाते। छोटी बेटी है वो तो पिता के, वो कह रहा है कि बेटा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है और इसलिए ये पत्ता सीधे पृथ्वी पर आकर गिरता है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु गिरेगी तो पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि इसमें आकर्षण क्षमता है। अब आप मुझे बताइए, ये बाद में ये जो आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने ये जो चीजें बताई है, उन्होंने क्या नया बताया इसमें? आइंस्टीन के जीवन के जो बड़े सिद्धांत माने जाते हैं उसमें समय सापेक्षता सिद्धांत होता है, गति सापेक्षता सिद्धांत, वो भी लीलावती में आया हुआ है। वो आइंस्टीन ने नहीं दिया है, वो कोई गैलीलियो ने दिया, ऐसा नहीं है। लीलावती विधिवत पूछ रहे हो और ये 550 साल पुराना है, उसका ज्ञात समय पता है हमको उस ग्रंथ का। वो पूछ रही है कि पिताजी हम नाव में बैठ करके जब तेजी से यात्रा करते हैं नदी में तो ये पर्वत और पेड़ और ये पीछे की तरफ भागते हुए क्यों दिखाई देते हैं? पिताजी उसको गति सापेक्षता सिद्धांत समझा रहे हैं कि हम तेज गति से चलते तो ये खड़े एक जगह हैं, लेकिन हमारी गति इतनी तेज है कि वो विपरीत दिशा में भागते हुए दिखाई देते हैं। ये गति सापेक्षता सिद्धांत के कारण होता है। आइंस्टीन ने जब दिया तो उन्होंने ट्रेन का उदाहरण दिया नाव की जगह, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है उसमें। आप जब समय सापेक्षता की बात करते हैं तो मैं आपको एक पहले पुराना किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद आधुनिक विज्ञान कैसे स्वीकृति दे रहा है उसकी बात करते हैं। और ये आज का विज्ञान नहीं, आइंस्टीन स्वीकृति दे रहा है उसकी। हमारे यहाँ पर एक रेवतक पुराण है। रेवतक पुराण में कथा आती है कि जो राजा रेवत थे उनके कोई संतति नहीं थी, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मुझे कोई संतान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो जाओ, तुमको एक पुत्री प्राप्त होगी। पुत्री पैदा हुई। पुत्री जब युवा हुई तो वो उसकी देह यष्टि बहुत अच्छी थी, हेल्थ हाइट बहुत अच्छी थी, तो उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था, अब विवाह करना है। तो उन्होंने सोचा कि बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाऊं कि इसकी तो इतनी विशाल देह यष्टि है, उसकी हेल्थ हाइट इतनी अच्छी है कि इसके लायक कोई वर ही नहीं मिल रहा है, सब कद में छोटे मिलते हैं, दुबले मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो ब्रह्मा जी के यहाँ वृंदगान चल रहा था। अचानक ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने वृंदगान रुकवाया और हंसे पहले वो, और हंस करके उन्होंने कहा कि रेवतक कैसे आए थे? तो कहा कि ये बेटी है, इसको मैं लेकर के आया था, इसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा है पूरे पृथ्वी मंडल पे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अभी जाओ। और अभी ये जो वृंदगान समाप्त हुआ, अचानक मैंने इशारा किया और रुका। इस बीच में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत गई है। ब्रह्मा जी का वर्ष है ना, वो ब्रह्मा वर्ष जिसको हम कहते हैं। काल गणना पर फिर पृथक से कभी अपन बात करेंगे उसमें। तो अब ये ब्रह्मा जी का वर्ष कितने करोड़ों वर्ष का होता है, उनका एक एक पल जो होता है विष्णु के वर्ष से वो बड़ा होता है। फिर शिव के वर्ष उससे और विशाल होते हैं। काल, महाकाल शब्द जो बने ना, ये काल गणना से बने। तो उन्होंने कहा कि 27 चतुर्युगी बीत गए। अब 27 चतुर्युगी यानी क्या? तो एक युग जो होता है वो 1 लाख और मान लीजिए 1,20,000 वर्ष का होता है। तो दूसरा जो 4 युग होते हैं ना अपने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो अगला जो युग आता है वो उससे दुगना होता है। 1,20,000 तो फिर 2,40,000, फिर तीसरा युग आएगा तो वो 4,80,000। इन चारों युगों को जोड़ ले, 1,20,000, 2,40,000, 4,80,000, ये चारों युग को जब जोड़ लेंगे तो एक चतुर्युगी बनती है। और 27 चतुर्युगी बीत गई, केवल ये वृंदगान समाप्त होने का मैंने इशारा किया। पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा रहा कि तुम अपनी बेटी को साथ लेकर के आए, तो इसकी उम्र और तुम्हारी उम्र वो बहुत थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए जाओ पृथ्वी पर जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम नाम की 2 संतति पैदा हुई। बलराम जो है वो देह यष्टि में बहुत अच्छे हैं
तो तुम जब पृथ्वी पर पहुंचोगे तब तक वो भी युवा हो चुके होंगे, तो बेटी को ले जा करके बलराम से विवाह कर दो। अब मैं आता हूं आइंस्टीन पर। आइंस्टीन ने जो समय सापेक्षता सिद्धांत दिया, वो क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रकृति की जो गति चल रही है, आप जब खगोल में जाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा अमेरिका का यान गया था, कल्पना चावला वहां पर रह करके आई। सामान्यतः वैज्ञानिकों को ये पता है कि पृथ्वी पर चलने वाला समय और उस ग्रह पर चलने वाले समय में अंतराल होता है। इस बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा। तो वो जो अंतराल, बीच का सापेक्षता का अंतर होता है, उस अंतर को जैसे इस रेवतक पुराण की कथा में बताया, आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर प्रकाश की गति से चलने वाला कोई यान अगर हम बना लें, उस यान में कोई व्यक्ति बैठ करके और अंतरिक्ष का चक्कर लगा करके वापस पृथ्वी पर लौटे, तो इस बीच में उन्होंने कुछ 2 इकाइयां दी। अभी मुझे एकदम ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सिद्धांत इंटरनेट पर भी मिलता है, अन्य जगह भी, कि इस बीच में 44 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ मिनट ही व्यतीत होंगे। ऐसा एक अंतर उन्होंने उसमें बताया। अब आप वो जो सिद्धांत है विज्ञान का, जो आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत है, उसको देखें और रेवतक की कथा को देखें तो क्या दिखता है। और ऐसी अनेक चीजें लंदन का कोई गणितज्ञ बताते हैं कि अब तो व्हाट्सएप पर खूब आ रहा है ना कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, इस पंक्ति को उन्होंने डिकोड किया। अब ये युग क्या है? तो युग अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, चतुर्युगी और है ना ये सब, तो वैदिक युग को उसको डिकोड किया, तो उन्होंने कहा कि ये 12,000 साल होता है, और 12,000 साल में फिर युग के बाद सहस्त्र, यानी उसमें 1,000 का गुणा करना है। योजन, उन्होंने कहा योजन तो आजकल चलता ही नहीं, आजकल तो मील, किलोमीटर ये चलता है, माइल भी बंद हो गया, लगभग किलोमीटर ही चलता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो उन्होंने उसको गणना की कि भाई इसको योजन को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.6 का गुणा करना पड़ेगा। ये सब करते करते जो आंकड़ा आया, उसने कहा ये तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की एग्जैक्ट दूरी है जो आधुनिक विज्ञान ने नापी है। अब ये दिया किसने? तुलसी बाबा ने दिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान जी निगलने के लिए जा रहे हैं सूर्य को। इस पंक्ति में इतना बड़ा विज्ञान होगा ये हमको समझ में नहीं आया, पश्चिम ने कहा तो हमने मान लिया। तो कहने का तात्पर्य, हमारा जितना दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन में विशुद्ध विज्ञान है। कहीं पर भी कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता। हम लोगों ने कोई ढकोसलापंथी किए, हमने कोई अंधविश्वास माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्रत्येक परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, प्रमाण है, और ये कुल मिला करके हमारे पुरखों के अनुभव में से निकला हुआ ज्ञान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको इसके प्रति श्रद्धा भले ही मत रखो आप, लेकिन ये तथ्य प्रमाण के आधार पर जब सिद्ध हो रहे हैं तो आप ये तो मानो कि ये सब सच है और ये वैज्ञानिक है। हमारी परंपराएं वैज्ञानिक है, इस बात को तो नई पीढ़ी को मान ही लेना चाहिए कम से कम। मतलब आपको सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि हमारी जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं उन पे गर्व करने की जरूरत है, और जो हमने हजारों साल पहले बोला गया था, हमारे पुरखों ऋषि मुनियों ने जो बोला था, वो आज पश्चिम के देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही बातें वो घुमा के बोल रहे हैं। निश्चित। और जब वो घुमा के बोल रहे हैं तो हम उस पर बिल्कुल तुरंत मान रहे हैं, जैसा कि हमारी आदत रही है। सच बात। हम लोग को ऐसी, अब होता है ना कि ऐसे डेवलप ही किया गया है, ऐसे माइंडसेट में रहे हम लोग कि अगर किसी बाहर की कंट्री ने कुछ बोला है, वहां का कुछ प्रोडक्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा ही होगा। आज भी यही सोच कि अगर वहां का कोई गैजेट लिया है, वहां का कोई कपड़े लिए हैं, वहां से चॉकलेट लाए हैं, हाँ, तो वो भी श्रेष्ठ लगता है। वो श्रेष्ठ है। हमारे देश में अगर किसी ने गांव में बनाया है, उसको वैसे ही देखा है, उसने वही सब सुना है। तो आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमारे देश के जो भारतीय दर्शन है, हमारा जो गौरवशाली विज्ञान परंपरा रही है, ये बहुत बड़ी है, और बहुत पहले से ये सब जो आज ये लोग कर रहे हैं वो पहले से होती आई। अब ऋषि कणाद को लेकर के जैसे कई बार अपन बात करते हैं, ऋषि कणाद का नाम, लोग कहते हैं कि वो अनाज के कण बिन बिन करके खाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद हो गया। ये एक परिभाषा गढ़ दी लोगों ने। ऋषि कणाद ने दरअसल सबसे पहले अणु और परमाणु की खोज की थी। पदार्थ का सबसे छोटा तत्व अणु होता है, ये खोज ऋषि कणाद ने की थी। ये विधिवत हमारे वांग्मय में लिखा हुआ है। आज के युग में लोगों को लगता होगा कि ये अणु और परमाणु की बात करना यानी बहुत एडवांस साइंस की बात हो गई और केवल इस पर बात करने का अधिकार परमाणु वैज्ञानिकों को, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लोग ये सब कर रहे थे। और ऐसी एक दो चीजें नहीं, आप मतलब जिसे हम भौतिक शास्त्र की बात करें, हम रसायन शास्त्र की बात करें, आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ उज्जैन में, हमारे यहाँ सिंहस्थ आने वाला है फिर से। हम लोग जाते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि कुछ संतों की कुटिया में या कुछ संतों के जो मठ बनते हैं वहां पर अस्थायी, उसमें बोर्ड लगे रहते हैं, पारद शिवलिंग का दर्शन करिए। अब ये पारद शिवलिंग बेसिकली, आप केमिस्ट्री की दृष्टि से कभी विचार करके देखा क्या हमने कि
पारा कैसा होता है? पारा धातु ऐसी होती है कि थर्मामीटर में इतना सा एक बूंद का भी आधा हिस्सा उतना सा रहता है, और वो जरा सी ऊष्मा मिलती है, आप जब रखते हैं तो आपका टेम्परेचर 99 है कि 100 है, 102 बुखार है, वो नापता है, तुरंत उसका प्रसार होता है। इतना सेंसिटिव है कि आपके शरीर की गर्मी से ही वो प्रसारित होने लगता है। लेकिन कभी अगर थर्मामीटर फूट जाए गिर करके कांच का, आप उसको उठा नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लें, आप उसको झाड़ू से डस्टबिन में लेने की कोशिश करेंगे, नहीं ले पाएंगे। आप उसको चिमटी से पकड़ने, आप ऐसे पकड़ेंगे वो दोनों तरफ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, फिर वापस एक हो जाएगा। आप उसको उठा तक नहीं सकते, लाख प्रयास कर लो नहीं उठा सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ब्लेड जैसा कुछ एकदम तीक्ष्ण ला करके और उस पे भी ले जा करके कहाँ, तो फिर लोग क्या करते हैं, झाड़ू से उसको बाहर कर देते हैं। आप कल्पना करके देखिए, उसका इतना बड़ा शिवलिंग तैयार करते, ये केमिस्ट्री को चुनौती नहीं है क्या? इतना बड़ा शिवलिंग पारद का तैयार कर दिया, आखिरकार उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई होगी, उसको कैसे मिक्स किया हो गया, उसमें कौन से केमिकल्स मिला करके, और ये हमारा पुराना रसायन विज्ञान ही तो है। और जहां तक भौतिकी का प्रश्न है, तो भौतिकी की भी अनेक चीजें हमको ऐसी दिखाई देती है। हमको कई बार कल्पना से परे है कि लोगों ने किस किस ढंग से परीक्षण करके क्या क्या काम करके दिखा दिया हमारे पुरखों ने। लेकिन ये तो छोटे छोटे उदाहरण है केवल कि ये पारद शिवलिंग। लेकिन आप बताइए, हमारा जो अशोक की लाट जिसको हम कहते हैं, अशोक की लाट कोई आज की है क्या? पुरातत्व विभाग भी उसको प्राचीन मानता है ना। अब अशोक की लाट उस जमाने का स्टील है भारत का, खुले आसमान के नीचे वर्षों से वो बारिश का पानी झेल रहा है। आप कहीं एक माइक्रो इंच पर भी कोई वो जंग लगी हुई दिखा सकते हैं? और आधुनिक युग का, पश्चिम जगत का और हमारे जगत का ऐसा कोई स्टील बता दें जो एक बारिश आप बाहर छत पे रख के आ जाओ और उसमें जंग ना लगे। अच्छा से अच्छा स्टील होगा, उसमें जंग अशोक की लाट में आज तक जंग नहीं लगा। पूरी भारत की निर्मित है, हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमने जहाज बनाए, हमारे यहाँ पर आधुनिकतम नावें थी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि वो कोई वास्को डिगामा आया, उसने भारत की खोज की, हमने मान लिया भारत की खोज की। अरे भैया, वास्को डिगामा के पैदा होने का सन आपको पता है, आपको राम के संवत पता है, आपको कृष्ण के संवत पता है, आपको महावीर बुद्ध के संवत पता है। आप देखो ना, उसके पहले भारत नहीं था क्या? इन्हें ये कैसी बात हो गई कि हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि जैसे अगर कोई देश चंद्रमा पर किसी एक उपग्रह को उतार दे और वो संयोग से अगर समुद्र में उतर जाए, वहां पर भी कोई समुद्र हो चंद्रमा में, और वो आकर के कहे कि चंद्रमा पूरा पानी से भरा हुआ है, या वो चंद्रमा पर किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में उतर जाए उपग्रह, और वो क्योंकि वो घूम तो सकेगा नहीं वहां पे बाइक लेकर के, मोटर लेकर के, वो तो एक जगह उतरा, वहीं पे फोटो खींचे और परीक्षण करके कह देगा कि यहाँ पे ऐसा है, तो वो कह देगा कि पूरा चंद्रमा जो है वो तो रेगिस्तान है, रेत से भरा हुआ है। पृथ्वी पर कोई मंगल ग्रह का उपग्रह आ जाए और वो रेगिस्तान में उतर जाए, पृथ्वी ग्रह पर थार के रेगिस्तान में उतर जाए और कहेगा कि पूरी पृथ्वी जो है रेत ही रेत है, तो ये सही थोड़ी होगा क्या? तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने दरअसल आधा अधूरा ज्ञान इस ढंग से प्राप्त कर लिया। वास्को डिगामा आया, उसने भारत की खोज की, हमने भी मान लिया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की खोज, वास्को डिगामा, अब तो वास्को डिगामा की एक डायरी भी मिल गई है। और बहुत मजेदार बात यह कि ये वहीं फिर से आ रहा है कि पश्चिम जगत ने स्वीकार कर लिया। वास्को डिगामा ने डायरी में लिखा कि इस रास्ते से भारतीय व्यापारी मसालों का व्यापार करने के लिए पूरे दुनिया में जाया करते थे। हम लोग कभी उस समुद्री मार्ग पर गए नहीं थे। मेरे लिए ये कठिन था कि मैं उस रास्ते पर जाऊंगा तो कहीं भटक न जाऊं, मर न जाऊं। इतना विशाल समुद्र है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे कोई एक उन्नत किस्म की नाव चाहिए थी जिसका पीछा करते हुए मैं जा सकूं। संयोग से उसी समय गुजरात का एक व्यापारी मसाले लेकर के आया था। वो केरल से इलायची, लौंग और बाकी सारे ये जो किशमिश और ये और सब नारियल, ये सब चीजें लेकर के जहाज भर करके गया था। उसका जहाज इतना उन्नत था कि उसके जहाज के विवरण में कई कई पृष्ठ उसने डायरी के भर दिए, वास्को डिगामा ने। हाँ, और उसने कहा कि मैं तो उसकी नाव का पीछा करते करते भारत तक गया था। भारत का एक व्यापारी व्यापार करने गया, उसका पीछा करके आया, और हम कह रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर ली। उसने अमुक देश खोज दिया, उसने अमुक देश खोज दिया। देश तो पहले से था। और मैं अपनी बात को समाप्त यही कह करके करता हूं कि भारत कितना पुराना है, इसको लेकर के हम लोग चाहे जो बातें करते रहे, लेकिन फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध कालगणना विशेषज्ञ है कासिनी। कासिनी ने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट 0 पॉइंट होता है। तो चूंकि वो क्रिश्चियन है, इसलिए उसने कहा कि ये जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट ईसा मसीह का जन्म का वर्ष है। 0, आज 2025 चल रहा है, तो 2025 साल पहले वो 0 पॉइंट है। उसने कहा कि
इस जीरो से पहले कितनी सभ्यताएं थी दुनिया में, और इस जीरो के बाद आज तक जिस समय उसने गणना की होगी, आज 2025 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसने ये गणना 1970 में की होगी या 1910 में की होगी, तब की बात होगी, है ना, मुझे एकदम सन पता है, लेकिन उसने कहा कि आज तक वो सभ्यताएं, तो उस ग्राफ पर उसने दर्शाया कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है और जो आज तक चल रही है। तो उसने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी और समाप्त हुई, बनी और समाप्त हुई, उसने पूरा ग्राफ बना करके बताया। हमारे यहाँ पर एक गीत में हम कहते भी ना कि ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती क्यों नहीं मिट रही है? वो इसलिए नहीं मिट रही है कि वो काशी नहीं कह रहा है कि भारत के बारे में मैं दृढ़ता से इस मत पर आया हूं कि भारत का कम से कम 29 लाख वर्ष का इतिहास है, और इतना प्राचीन इतिहास दुनिया के किसी सभ्यता का नहीं हो सकता। सो ये हमारी सभ्यता इतनी पुरानी, और ये सारे जो आपने कोट बताए, सारे जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने हमारे बारे में बताया है। एक और चीज़ है जो आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप डायरेक्टर हैं, निदेशक है साहित्य अकेडमी भोपाल में, इसका क्या काम होता है, मेनली क्या करते हैं आप जो हमारे लिए? मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय सामान्यतः सभी राज्यों में होता है, ये अपन जानते हैं, केंद्र शासन में भी होता है संस्कृति मंत्रालय और राज्य में भी होता है। अपने यहाँ का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इस दृष्टि से बहुत समृद्ध माना जाता है मध्य प्रदेश का, कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश चूंकि मूलतः हिंदी भाषी राज्य है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य सरकार को यदि काम करना है तो वो हिंदी भाषा में करना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से अन्य भाषा भाषी भी बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाद में इस चीज की आवश्यकता अनुभव हुई मध्य प्रदेश सरकार को कि भाई अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग अगर अधिक हैं तो उनकी भी अकादमियां यहाँ होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय में मराठी अकादमी भी है, पंजाबी अकादमी है, सिंधी अकादमी है, भोजपुरी अकादमी है, उर्दू अकादमी है। ये तो हो गई अन्य भाषाएं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मध्य प्रदेश की है वो हिंदी है। तो हिंदी पर काम करने के लिए एक साहित्य अकादमी का निर्माण यहाँ पर हुआ है, और इसके अतिरिक्त कला अकादमी भी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो रूपंकर कलाएं, दृश्य कलाएं, इन सब पर काम करती है, वो एक पृथक से अकादमी और है। तो ये जो साहित्य अकादमी है ये मूलतः हिंदी के मौलिक साहित्य के लिए काम करती है। अब इसकी कार्यशैली में कई चीज़ें हैं। हम अपने जो पुरखे हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हुए और मध्य प्रदेश में जिनका बड़ा नाम रहा, मध्य प्रदेश में नाम क्या रहा है, ऐसा कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश को गौरव दिलाया जिन लोगों ने, महाकवि प्रदीप बड़नगर में पैदा हुए, ये मेरे वतन के लोगों गीत जिन्होंने लिखा, तो उनका स्मृति प्रसंग मनाना है। माखनलाल चतुर्वेदी हमारे यहाँ हुए, पुष्प की अभिलाषा जिन्होंने लिखी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, और बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, चंद्रसेन विराट हमारे अपने इंदौर नगर के हुए, ऐसे जितने, और इसके अलावा फिर 4 बोलियां हमारी, उन बोलियों को लिखने वाले साहित्यकार, तो इनके स्मृति प्रसंग हम मनाते हैं। और दूसरा एक बड़ा काम साहित्य अकादमी ये करती है कि जो नवोदित रचनाकार होते हैं, जिनका लिखने का शौक है, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ललित निबंध लिखते हैं, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, ये सब साहित्य की विधाएं होती है। इन विधाओं में जो नवोदित रचनाकार लिख रहे हैं तो उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो अपनी किताब छाप सके। हमको लग रहा है कि एक किताब लायक सामग्री एकत्र हो गई है, तो हमारे यहाँ पर एक प्रथम कृति अनुदान योजना होती है, तो हम 20,000 रुपया उस नवोदित रचनाकार के लिए देते हैं कि भाई आप अपनी पहली पुस्तक छाप लें, केवल पहली पुस्तक पर हम अनुदान देते हैं। और ये प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख रुपए का हमारा बजट होता है, तो 40 से लेकर 80 किताबों तक हम छापने के लिए उसमें अनुदान देते हैं। फिर पुस्तकों पर हम सम्मान देते हैं, तो 1 लाख और 51,000 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, तो ऐसे 36 सम्मान प्रतिवर्ष हम देते हैं। ये बोलियों पर आधारित भी होते हैं और साहित्य की विधाओं पर भी आधारित होते हैं, उपन्यास और ये जितनी विधाएं मैंने अभी गिनाई थी उन सब पर हम देते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पाठक मंच होते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो हम जब उनको सुझाव देते हैं कि भाई ये एक अच्छी पुस्तक आई है, वो पुस्तक क्रय करके हम अपने सारे पाठक मंचों को भेजते हैं निःशुल्क। वो पाठक मंच अपने अपने नगर में, मान लीजिए हमने मंदसौर में भेजी, रतलाम में भेजी, सीधी में, सिंगरौली में, इंदौर में, उज्जैन में, तो वहां का पाठक मंच उस पुस्तक पर फिर एक परिचर्चा आयोजित करता है। उससे होता यह है कि जो अच्छा साहित्य इस समय छपा है उस साहित्य पर एक साथ पूरे प्रदेश में चर्चाएं होती, विमर्श होता है। तो इस विमर्श को स्थापित करने के लिए साहित्य अकादमी
ये उपक्रम करती है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम हैं हमारे जो हम वर्ष भर संपन्न करते हैं। कहने को छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े सम्मान होते हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन लोगों का साहित्य से कोई संबंध नहीं है उन लोगों को भी ध्यान में आता होगा कि हमने जितने वरेण्य साहित्यकारों के जीवन परिचय याद किए, कक्षा चौथी पांचवी से लेकर के हम 12वीं कक्षा तक या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, तो हम जब साहित्यकारों का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो एक पंक्ति उसमें अक्सर आती है जो बड़े साहित्यकार होते हैं, निराला, महादेवी, पंत, इनको अकादमी का सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो अकादमी से प्राप्त सम्मान चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, उसका बड़ा महत्व होता है। और ईश्वर की कृपा है कि मुझे उस जगह पर आप सब लोगों ने मिलकर बैठाया है कि मैं अब ये सब सम्मान दे करके उन वरिष्ठ रचनाकारों को सम्मानित करने का काम कर रहा हूँ इसमें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज जिस विषय पे हमने आपसे बात की जी, भारत की प्राचीन गौरवशाली विज्ञान परंपरा, और जिस डिटेल में आपने बताया, ये तो और मुझे लगता है 2-3-4 बहुत सारे उदाहरण चल सकता था। बट जितने भी आपने हम लोगों को एग्जाम्पल देके बताए, ये जब लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी क्या परंपराएं रही हैं और उन पे गर्व करना चाहिए, उन पे शर्माने की जरूरत नहीं है, छोटा समझने की जरूरत नहीं है। अब तो हालांकि वो बहुत कुछ खत्म ही हो गया है, लेकिन ये और आपने बहुत पुराने से पुराना भी एग्जाम्पल दिया कि तब भी हमारी परंपराएं बहुत अच्छी थी जिन पे गर्व करना चाहिए। आज आपने समय निकाला भाई साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।